एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम सब के प्यारे से YouTube चैनल पर। और आज भी हम थर्मोडायनेमिक्स के ही कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर आपके लिए आए हैं। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक जो लास्ट के चैप्टर्स हैं उन्हीं पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम ये भी कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, जैसे लेटेंट हीट इक्वेशन है आपका, उसके बाद आपका क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, इस पर भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए, ताकि आपका जो लास्ट का पोर्शन है, जो चीज आपने कम पढ़ी है, बहुत जल्दी पढ़ी है, उसे भी कवर करने में मेरे वीडियोस से आपको हेल्प मिले। आपके पिछले दो वीडियोस में मैंने पहले में बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, कार्नो इंजन, एफिशिएंसी वगैरह को कवर किया था, और दूसरे में हम लोगों ने पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट देखा था, क्रिटिकल कांस्टेंट्स देखे थे, बॉयल्स टेम्परेचर देखा था, और उसके बाद हम थोड़ा मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर भी चर्चा किए थे। तो आप उन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा, तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की लेक्चर शुरू करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, वान डेर वाल कांस्टेंट्स आर, ये 2-3 बार पूछा हुआ है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और आपके डीडीयू यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी एक बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। वान डेर वाल कांस्टेंट्स आर यूनिवर्सल कांस्टेंट्स। क्या ये यूनिवर्सल कांस्टेंट्स है? क्या ये कांस्टेंट सिर्फ गैस के लिए कांस्टेंट है, यानी कि गैस टू गैस वेरी करते हैं? क्या ये कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करते हैं? और चौथा, नन ऑफ दीज है, तो वो तो बेकार ही है। इसी में से कोई ऑप्शन सही है। वान डेर वाल कांस्टेंट क्या होते हैं? आप ध्यान दीजिएगा, अलग अलग गैस के लिए, गौर से सुनिएगा, अलग अलग गैस के लिए वान डेर वाल कांस्टेंट्स अलग अलग होते हैं। ए और बी की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपके लिए क्या आंसर सही है? सही आंसर है आपका कांस्टेंट फॉर अ गैस। एक गैस के लिए वान डेर वाल कांस्टेंट्स ए और बी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन दूसरे गैस के लिए ए और बी की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला जो है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, और इसको खुद निकाल कर ट्राई कीजिए कि क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वान डेर वाल कांस्टेंट ए। ठीक है, VW, वान डेर वाल कांस्टेंट ए, डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है। ए और बी का यूनिट और डायमेंशन, ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है कभी भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो इक्वेशन होता है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू RT। ठीक है, यहां पर देखिए A है, आप जानते हैं कि किन्हीं भी दो नंबर्स को आप तभी जोड़ सकते हैं जब उनके यूनिट सेम हो, उनके डायमेंशन सेम हो। यानी कि ये भी प्रेशर का है और ये भी एक प्रेशर ही है। ठीक है, तो दो प्रेशर को आप जोड़ सकते हैं। ठीक, आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्रेशर को टेम्परेचर के साथ जोड़ दें। ठीक, इसी तरीके से ये वॉल्यूम है तो ये भी वॉल्यूम ही दिखाएगा। बात क्लियर है? तो यहां से ही हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कर निकालते हैं आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिएगा, यानी कि डायमेंशन ऑफ P जो होगा वो डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि डायमेंशन ऑफ A जो होगा वो डायमेंशन ऑफ P इंटू वी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ P इंटू वी स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए, डायमेंशन ऑफ P क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 और एरिया होता है L स्क्वायर। ठीक है, और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये L टू द पावर 6, यहां L टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए क्या होगा, 2 से 6 4 और ये 1 5, ML टू द पावर 5 T टू द पावर -2, ये आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, ML टू द पावर 5 T टू द पावर -2, ये डायमेंशन है A का। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक, अब एक और चीज पूछता है, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ ए। तो याद रखिए, इसका यूनिट क्या है, यहां से निकालते हैं। देखिएगा,
यूनिट ऑफ ए निकालने के लिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का स्क्वायर आप लिख सकते हैं मीटर टू द पावर 6, ठीक है। और एरिया को लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, और फोर्स को लिख सकते हैं न्यूटन। तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर टू द पावर 4, ठीक है। तो इसका जो आपका यूनिट आ जाएगा एन टू द पावर 4, न्यूटन मीटर टू द पावर 4 या डाइन सेंटीमीटर टू द पावर 4, ठीक है, डायन सेंटीमीटर टू द पावर 4, ठीक। ये तो ए के बारे में हो गया। ऐसे ही आप बी के बारे में भी निकाल सकते हैं। बी तो इजी होता है, एक बार हम लोग इसको भी देख लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बी, बी निकालने के लिए डायमेंशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। बी का डायमेंशन बी के बराबर होगा, तभी उसमें से आप कुछ सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब या एल क्यूब। तो डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, एल क्यूब। इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके। क्लियर है, बात सही है। चलिए इसको हटा देते हैं, अब अगला देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। चलिए पूरे के पूरे रेडिएशन थियरी में सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है और सबसे ज्यादा एप्लीकेशन भी इसी का है, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा। तो देखिए क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है, कह रहा है एट 1500 केल्विन, सीधे केल्विन में ही दे दिया है, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज 20,000 एंगस्ट्रॉम। 1500 केल्विन पे 20,000 एंगस्ट्रॉम मैक्सिमम रेडिएशन होता है। इफ सन एमिट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी एट 5500 एंगस्ट्रॉम, द टेम्परेचर ऑफ सन इज, ठीक। कैसे लगाना है, जब भी आपको मैक्सिमम रेडिएशन और टेम्परेचर की कहानी दे, तुरंत आप वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे जाइए, ठीक है। कहां जाइए, जैसे ही आपको लैम्डा मैक्सिमम वेवलेंथ और टेम्परेचर की स्टोरी दे, तुरंत लगा दीजिए लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल्स टू बी। हमको कमेंट करके बताइए कि बी की वैल्यू क्या होती है और बी का डायमेंशन क्या होता है, बी की यूनिट क्या होती है, ठीक है। बी की यूनिट क्या होती है और बी की वैल्यू क्या होती है, एक बार कमेंट करके बताइए। नहीं पता है, देखिए, देख कर कमेंट करके बताइए, ठीक है। अक्सर हम लोग बी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, पर बी बहुत खूबसूरत सी चीज है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक। चलिए देखते हैं, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी, यही लगाएंगे। क्या बोलते हैं इसको, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक। यहां कोई भी वेवलेंथ नहीं आएगा, यहां मैक्सिमम वेवलेंथ आएगा। यहां कौन सा वेवलेंथ आएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ आएगा, ठीक। देखिए पहली बारी में दिया है 1500 केल्विन पर 20,000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ आपको मिलता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इन फर्स्ट केस 20,000 4 10 to power -10 into 1500 केल्विन इज इक्वल्स टू बी। पहला केस ये हो जाएगा, बी एक कांस्टेंट है, ठीक। दूसरा है, मान लीजिए कि टेम्परेचर ऑफ सन टी है, ठीक है। तो मान लीजिए टेम्परेचर ऑफ सन क्या है, टेम्परेचर ऑफ सन इज इक्वल्स टू टी केल्विन। तो क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है 5500 एंगस्ट्रॉम इनटू टी केल्विन, ये भी बी के बराबर है। बात क्लियर है ना। तो हम डायरेक्ट ये सब कुछ नहीं करते हैं, हम सीधे एक चीज लिखते हैं। हम लिखते हैं, देखिए 10 to power -10 है, वो भी एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। हम लिख दिए 1 2 3 4 इंटू 1500, ठीक, इज इक्वल्स टू 5500 इंटू टी। बात क्लियर है, सिर्फ सीधे ऐसे ऐसे कर दिया हमने, ये 2 0 कैंसिल हो गया और इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो आपका टेम्परेचर जो आ गया वो आ गया 5454.5, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो टेम्परेचर आ गया आपका 5454.5
54.5 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर क्या आ गया 5454.5 केल्विन, ये टेम्परेचर आएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का सिर्फ इतना मतलब नहीं था कि आपको ये मैथमेटिक्स समझाई जाए, इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का मतलब ये भी है कि आपको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के एक दो और तरह के क्वेश्चंस कराए जाए। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक और चीज बताता है, देखिए जब वेवलेंथ 20,000 था तो टेम्परेचर 1500 था, जब वेवलेंथ 5500 हो गया 5500 हो गया है ना, तो टेम्परेचर क्या हो गया 5454 बढ़ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ कम होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। ठीक, तो एक और क्वेश्चन आ सकता है, which of the following light shows maximum temperature, कौन सी लाइट का कलर सबसे ज्यादा टेम्परेचर शो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल ही है, कौन से लाइट का कलर सबसे ज्यादा टेम्परेचर शो करता है। आपको रेड कलर की लाइट जलती दिख रही है, येलो कलर की दिख रही है, ग्रीन कलर की दिख रही है, ब्लू कलर की दिख रही है, तो किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, क्योंकि लैम्डा एम इंटू टी का आपका जो प्रोडक्ट है वो बी है, लैम्डा एम बढ़ाइएगा तो टी कम होगा, तभी ना इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, फिर से बी के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है ना। तो देखिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में ये आपका कर्व आता है, ये है आपका मैक्सिमम एमिटेड वेवलेंथ लैम्डा एम और ये है टेम्परेचर टी। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, जब आप इसमें रिलेशन क्या है कि जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाएंगे टेम्परेचर कम होगा, वेवलेंथ कम करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर बोल दिया गया कि आपको रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, इन चारों कलर में किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, यानी ब्लू कलर के करस्पॉन्डिंग जो लाइट होगी उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, आपका सन किस कलर का जल रहा है, येलो कलर का। ठीक है, येलो कलर एवरेज आपका 5500 एंगस्ट्रॉम, येलो कलर एवरेज है उसका लाइट का इंटेंसिटी, उसके करस्पॉन्डिंग आपने सन का टेम्परेचर निकाल लिया कि सन के सरफेस का टेम्परेचर 5454 केल्विन होगा। क्लियर है। अभी एक और ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि एक ब्लू स्टार है, एक ब्लू स्टार है, ठीक है, जिसका वेवलेंथ इतना है, इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर सन से ज्यादा होगा या कम होगा, या फिर बी की वैल्यू अगर आपको पता रहेगी तो आप उसका वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका मैंने उठाया है फ्रॉम मॉडल पेपर। ठीक, वैसे भी हमको कराना ही था इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन हमने मॉडल पेपर से ही उठा लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। If the absolute temperature of a black body is increased to twice the rate of emission of radiation per unit area will, ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसी ब्लैक बॉडी है, उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या जाता है, ट्वाइस मतलब बढ़ा दिया जाता है, दोगुना कर दिया जाता है, तो रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा। ठीक, इसको डील करते हैं स्टीफेंस लॉ से। अब स्टीफेंस लॉ जो आपका है वो है क्या, कहता है एमिशन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम is proportional to t to the power 4, ये है। ठीक, अब आप देखिए बच्चे डर जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है ये टॉपिक समझ में उनको नहीं आता है। समझने से पहले आप प्रैक्टिस करना सीखें, और प्रैक्टिस करने के लिए आप क्वेश्चंस लगाना सीखें। ठीक है, चलिए देखते हैं। E upon AT proportional to t to the power 4 या E is proportional to E is equals to sigma t to the power 4, जहां सिग्मा आपका स्टीफेंस कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, यहां जो EAT है इसी को हम लोग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम या पर यूनिट एरिया रेट कह देते हैं। देखिए लिखा है रेट ऑफ एमिशन यानी पर यूनिट टाइम, और पर यूनिट एरिया तो एरिया भी 1 हो जाता है। ठीक, अब यहीं से इसलिए इस कैपिटल ई को स्मॉल ई लिख देते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं कि आपको याद क्या रखना है,
आपको याद ये फॉर्मूला रखना है, कौन सा, E इज इक्वल्स टू ए टी सिग्मा टी टू द पावर 4। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया कि 10 सेकंड में कितना रेडिएशन एमिट हो रहा है तो T की वैल्यू रख दीजिए, A को 1 रख दीजिए। बोल देता है कि अगर आपका सरफेस है, उस सरफेस का एरिया इतना है तो टोटल एमिशन कितना होगा। सरफेस है एक, मान लीजिए ऐसे एक, आपका बोल दिया कि एक स्फीयर है, इस स्फीयर का टेम्परेचर कुछ दे दिया T, सिग्मा दे दिया, सिग्मा कांस्टेंट है वो देगा। बोल दिया कि 5 सेकंड में इस स्फीयर से टोटल कितना रेडिएशन एमिट होगा, तो इस स्फीयर का एरिया निकाल लीजिए, इसका टेम्परेचर रख दीजिए और इसका टाइम रख दीजिए 5 सेकंड और सिग्मा रख दीजिए, टोटल एमिटेड रेडिएशन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रखिए। अगर किसी फॉर्मूले में नहीं दिया है उसको 1 मान लीजिए, T को 1 मान लीजिए, A को 1 मान लीजिए, बात खत्म। बोलेगा जरूर, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब आपका फॉर्मूला जो है आपको पता चल गया है, आपका डर भी खत्म हो गया है। अब गौर से देखिए, कह रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल कर दिया जाता है। तो आप मान लीजिए पहले एमिशन हो रहा था E1 का, तो E1 प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। अब टेम्परेचर को डबल कर दिया जाता है तो मान लीजिए अब एमिशन होने लगा E2, तो E2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 2T टू द पावर 4, यानी कितना हो जाएगा ये 16T टू द पावर 4। ठीक है, तो E2 अपॉन E1 क्या हो जाएगा, E2 अपॉन E1 कितना हो जाएगा 16, यानी E2 इज इक्वल्स टू 16E1। यानी कि अब जो रेडिएशन है वो क्या हो जाएगा, पहले रेडिएशन का 16 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 16 टाइम्स। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, बस फॉर्मूला याद रखना है और आगे बढ़ते जाना है। अब देखिए अगला कुछ और क्वेश्चन। देखिए ये सेशन जो है थोड़ा सा आपके लिए टफ ही पड़ेगा, पर इसको मिस मत कीजिए। ठीक, ये सेशन आपके लिए टफ मैंने जानबूझकर बनाया है, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं। अभी इसके बाद जब मैं ये करा लूंगा 9 क्वेश्चंस, इसके बाद हम आसान क्वेश्चंस करेंगे आपके जानने के जाने हुए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज स्पेशल केस ऑफ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्पेशल केस किसका है आप बताइए, कुछ पता है? स्टीफेंस लॉ का स्पेशल केस है। स्टीफेंस लॉ जो आप T टू दी पावर 4 किए हैं, इसी का स्पेशल केस है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग जो होती है, पहले मैं आप बता देते हैं, रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग। कहने का मतलब ये हुआ सीधे कि आप मान लीजिए एक गिलास में रखते हैं बर्फ, अब इस बर्फ को पिघलना है तो कितने तेजी से पिघलेगा। अगर ठंड है तो बर्फ देर से पिघलेगा, अगर बाहर गर्मी है तो बर्फ जल्दी पिघल जाएगा। टेम्परेचर का जितना डिफरेंस होगा सिस्टम से, रेट ऑफ एमिशन उतना ज्यादा होगा या रेट ऑफ कूलिंग उतना ज्यादा होगा। ठीक है, कूलिंग या हीटिंग दोनों बात है। ठीक है, टेम्परेचर का ट्रांसफर होना है। अब जैसे मान लीजिए कि आप क्या नाम है गर्म पानी रख देते हैं। ठीक, अब गर्म पानी आप धूप में ले जाके रख दीजिए तो वो जल्दी ठंडा नहीं होगा। अभी ये गर्म पानी आप फ्रिज में रख दीजिए, तुरंत ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यही आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। इसका कर्व बता देते हैं आपको, इस तरीके का आता है। ठीक है, रेट और यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, यहां रेट, यहां टेम्परेचर डिफरेंस, ये आपका कर्व है, याद रखिएगा। वीन्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर, अगला क्वेश्चन है वीन्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर। पहली बात तो आपको बता देते हैं कि जो आपका इस तरीके का कर्व आपको मिला था, ठीक, यहां वेवलेंथ था और यहां पर रेट ऑफ एमिशन था। ठीक, इस तरीके का आपको कर्व मिलता है। ये कर्व आप पढ़ते हैं कि इसको दो लोगों ने एक्सप्लेन किया, वीन्स ने और रेले जीन्स ने। ठीक है, रेले जीन और वीन, इन दोनों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आधा एक्सप्लेन किया पर कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाद में इसको प्लैंक के क्वांटम हाइपोथेसिस से ही एक्सप्लेन किया गया।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि वीन्स लॉ जो है आपका वो इस वेवलेंथ के इस मतलब स्पेक्ट्रम के किस रीजन को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस स्पेक्ट्रम में आप बेसिकली दो रीजन मानते हैं, एक जो इंक्रीजिंग वाला है और एक डिक्रीजिंग वाला है। इसको शॉर्टर वेवलेंथ रीजन कहते हैं और इसको लॉन्गर वेवलेंथ रीजन कहते हैं। तो वीन्स लॉ जो है आपका, वीन्स लॉ वो शॉर्टर वेवलेंथ रीजन के लिए ज्यादा अच्छे से होल्ड करता था। ठीक है, वीन्स लॉ जो है आपका, ये जो रीजन है, ये रीजन इसके लिए ज्यादा अच्छे से होल्ड करता था, और जो रैले जीन्स लॉ है वो इस रीजन को एक्सप्लेन करता था। लेकिन ना वीन्स लॉ इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाता था, रैले जीन्स लॉ इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाता था। बाद में क्या आया, क्वांटम हाइपोथेसिस आई और उसके थ्रू पूरा का पूरा कर्व एक्सप्लेन हो गया। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? प्रॉब्लम नहीं ना होगी। इसको याद कैसे रखिएगा, वीन का नाम छोटा है, ठीक, वीन का नाम 4 ही अक्षर का है, 4 अक्षर का मेरा नाम। वीन का नाम छोटा है तो ये छोटे वेवलेंथ के लिए एक्सप्लेन कर लेगा। रैले जीन्स बड़ा नाम है तो ये बड़े वेवलेंथ के लिए। बात क्लियर है? भूलेगा नहीं ना, वीन का नाम छोटा तो छोटे वेवलेंथ रीजन के लिए, रैले जीन्स बड़े वेवलेंथ के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी तो मुझे नहीं लगता है कि है, पर अगर टफ बनाना होगा तो पूछ सकता है, क्योंकि इसका सीधे सीधे एप्लीकेशन है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये इक्वेशंस आपको याद है तो आपको इस टॉपिक पर कोई सवाल नहीं फंसेगा। ठीक है, तो ये एमएससी एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, करेक्ट, ये क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक, करेक्ट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक हीट इक्वेशन इज, स्पेसिफिक हीट इक्वेशन का कौन सा फॉर्म करेक्ट है, देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। पर जब आप मैक्सवेल्स लॉज, जो मैक्सवेल आपके रिलेशंस हैं, उन रिलेशन के पास स्पेसिफिक हीट इक्वेशन निकालते हैं, वहां पर आपने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। उसके बाद आपने रियल गैस और आइडियल गैस दोनों के लिए अलग अलग स्पेसिफिक हीट निकालना है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं जो करेक्ट एक्सप्रेशन है स्पेसिफिक हीट का, वो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू T del P अपॉन del T एट कांस्टेंट V del V अपॉन del T एट कांस्टेंट P होता है। T P अपॉन TV, V अपॉन TP, ये याद रखिएगा आप लोग हमेशा। बात समझ में आ गया? ये वाला D1, ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन है। अब इस हीट इक्वेशन में दो केसेस बनते हैं। आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल्स टू RT फॉलो होता है। ठीक, तो जरा del P अपॉन del T एट कांस्टेंट V निकालें। देखिए यहां से क्या आएगा, del P अपॉन del T एट कांस्टेंट V आ जाएगा R अपॉन V। ठीक, इसी तरह से del V अपॉन del T एट कांस्टेंट P निकालेंगे तो आ जाएगा R अपॉन P। इन दोनों वैल्यूज को ले जाके इसमें रख दीजिए तो आ जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू T R अपॉन V R अपॉन P। देखिए ये बन गया PV और PV इज इक्वल्स टू RT, तो ये आ जाएगा T R स्क्वायर अपॉन RT। देखिए R से R कैंसिल, T से T कैंसिल, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। यही आपका मेयर्स फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R होता है। ठीक है, यहीं से निकल कर आता है, ये जनरल एक्सप्रेशन है। लेकिन रियल गैस के लिए क्या होता है, रियल गैस के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, यहां हमने फॉर्मूला लिख दिया है। किसी को याद है? अगर किसी को याद है तो बताए एर्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम आपको बता देते हैं, बहुत लंबा कैलकुलेशन है, आप इसको इतने में नहीं कर सकते हैं आपको, लेकिन याद रखना चाहिए क्या होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R 1 प्लस 2A अपॉन RTV, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक, कौन सा है, ये वाला। ठीक है, R 2A अपॉन RTV, ये चीज आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम के लिए अगर नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं MSc एंट्रेंस में पूछ सकता है,
BHU, JNU या DDU में भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब आपका लास्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखा है ताकि आपका दिमाग थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय, फटाक से देखिए और ऑप्शन बताइए कि कौन सा होगा। 9th का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तुरंत बताइए। 9th का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तुरंत बताइएगा। तो आप जान रहे हैं इंटरनल एनर्जी को आप कैसे देते हैं, F/2 RT से देते हैं। ठीक, ये चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई है कि इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय F/2 RT। क्लियर है, इंटरनल एनर्जी को आप F/2 RT से देते हैं। तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी पता कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद होना चाहिए U का एक्सप्रेशन, CV का, CP का और गामा का, इन चारों का एक्सप्रेशन F के फॉर्म में याद होना चाहिए। गामा क्या होता है 1+2/F, CV क्या होता है F/2 R, CP क्या होता है F/2 + 1 × R। ठीक है, जो आप डेल्टा U देते हैं, डेल्टा U का एक्सप्रेशन NCV/dt होता है। हर केस में आप चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम लिखें, कांस्टेंट प्रेशर लिखें, कांस्टेंट टेम्परेचर लिखें, डेल्टा U NCV/dt ही होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, तो इतना कुछ नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चंस हमारे सामने, और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम और भी कुछ चीजें कवर करते हैं। पहला आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर इज स्टेटमेंट ऑफ। ये किसका स्टेटमेंट है कि गुड एब्जॉर्बर्स गुड एमिटर भी होते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट जो है वो किरचॉफ का है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बोल्ट्जमैन, स्टीफन या वीन का स्टेटमेंट नहीं है, किरचॉफ का स्टेटमेंट है। और किरचॉफ ने बहुत पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कॉन्सेप्ट को चेक करके थोड़ा सा और इस स्टेटमेंट को दिया था। इसीलिए आप कहते हैं कि अगर ब्लैक कलर का आप कोई सब्सटेंस लेते हैं तो वो सारी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो ब्लैक दिखता है, और उसमें से सारे पॉसिबल कलर्स एमिट भी होते हैं। ठीक, व्हाइट शर्ट गर्मी में क्यों पहना जाता है, क्योंकि व्हाइट जो है वो किसी भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, किसी भी सारे कलर का रिफ्लेक्शन कर देता है। ठीक है, इसीलिए वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए वो हीट नहीं प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, तो असल में वो चीज जो जिस कलर की दिखती है, बहुत अच्छी बात है, जिस कलर की कोई चीज दिख रही है वो उस कलर की है ही नहीं, क्योंकि बस वही कलर उसमें प्रेजेंट नहीं। जैसे ये शर्ट आपको ब्लू दिख रहा है, तो ये ब्लू इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें ब्लू के अलावा सारे कलर्स हैं। है ना, तो जो पोर्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है और हमारी आंख पर पड़ता है, उसी कलर का वो सब्सटेंस दिखता है। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। अ ब्लैक बॉडी इज मेंटेन्ड एट 27 एंड 927 डिग्री सेंटीग्रेड। एक ब्लैक बॉडी है, उसको पहले 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा गया था, उसके बाद उसको 927 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा गया। पूछ रहा है द रेशियो ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज। तो आप जानते हैं रेशियो ऑफ एमिशन रेडिएटेड क्या होगा, वो T⁴ जो एमिशन रेडिएट होगा वो T⁴ के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि E1/E2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका T1⁴ अपॉन T2⁴। 27 डिग्री यानी 300 केल्विन, 300 केल्विन ⁴ अपॉन ये कितना हो जाएगा 927 + 273 1200 केल्विन। इसको कर लीजिए 300 अपॉन 1200 अप टू द पावर 4 टाइम में जाएगा। कितना आएगा 1:256। क्लियर है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। अब जो है एक क्वेश्चन जो 12th वाला है, इससे हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे।
आइए ऐसी भी चीजें सीखेंगे जो आप भूल गए हो। द वेलोसिटी ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी रो एज। वेलोसिटी ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी रो एज। वेलोसिटी डेंसिटी के साथ कैसे प्रोपोर्शनल होती है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना। आपने इसको जब काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस पढ़ा होगा तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में आपने इसको पढ़ा होगा, लास्ट में ये एक्सप्रेशन आपका आया होगा। ठीक है, क्या आता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू mn/mnc² अपॉन v। ठीक है, 1/3 mnc² अपॉन v, ऐसा करके एक्सप्रेशन आता है। यहां से एक और एक्सप्रेशन आता है, प्रेशर जो होता है E, एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है E इज इक्वल्स टू 3/2 PV। ठीक है, अगर प्रेशर आपके पास है, वॉल्यूम है, तो आप 3/2 PV कर देंगे तो एनर्जी निकल जाएगी। और PV इज इक्वल्स टू RT होता है, इसीलिए आप इसको क्या लिख देते हैं? 3/2 RT। ठीक है, आपका जो C का एक्सप्रेशन आता है, ये एक्सप्रेशन आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका C² जो है, C², ये आपका मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। C² या V² के फॉर्म में आप लिखते हैं। ठीक, हम V² के फॉर्म में लिख देते हैं। V², ये होता है आपका 3p/ρ। कैसे होता है देखिएगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू mnv² अपॉन 3v। यहां से देखिए 3p जाएगा इज इक्वल्स टू mn अपॉन v। mn अपॉन v, मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन वेलोसिटी। तो मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया? टोटल मास ऑफ द गैस अपॉन वेलोसिटी। तो मास ऑफ अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया? डेंसिटी। यानी ये क्या लिखा है? ये लिखा है आपका डेंसिटी इंटू V²। ठीक है, यहां से V² की वैल्यू क्या आएगी? 3p/ρ। यानी V क्या आएगा? √3p/ρ। ये भी याद रखिएगा, इसलिए आपको बता दिया क्योंकि कई बार पूछा हुआ है कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ गैसियस पार्टिकल, ठीक है, हु हैज प्रेशर दिस एंड डेंसिटी दिस। तो प्रेशर और डेंसिटी देकर भी वेलोसिटी पूछ सकता है। यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपसे अनजान नहीं है, अनजान नहीं है, आपने इसको अनजान बना दिया है। कैसे? जरा आइए हम देखते हैं VRMS का फॉर्मूला, 3RT/m। याद आ गया? 3RT/m, ये है VRMS का फॉर्मूला, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला। RT की जगह आप क्या लिखेंगे? PV। ठीक, 3PV/m। और ये आपका मास अपॉन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मास अपॉन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी। यानी आ जाएगा 3p/ρ। VRMS भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले को आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, बाहर नहीं होगा 3p/, ठीक है। उसी तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी में यहां 8/πp/ρ लिख सकते हैं। आप जो मीन वेलोसिटी लिखते हैं या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी लिखते हैं, मीन नहीं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी लिखते हैं, उसमें भी आप यहां पर 2p/ρ लिख सकते हैं। तो हर फॉर्मूले को आप p/ρ के फॉर्म में लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। सारे फॉर्मूले में जहां RT/m का रेशियो आया है, उसके साथ जो भी कांस्टेंट है उसको छोड़ दीजिए, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं आप? p/ρ लिख सकते हैं। ठीक, इसको भी आप लिख सकते हैं V = √3RT/m। सेम है, सेम फॉर्मूला है। ठीक, यहीं से इसीलिए ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, V² मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका रूट ले लिया तो ये क्या आ गया? यही रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो हम अलग से भी स्टडी करते हैं और जब प्रेशर का फॉर्मूला निकालते हैं तो भी हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ही पाते हैं। ठीक है,
आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का सिग्निफिकेंस भी मैंने बताया है, पर पता नहीं मैंने किस क्लास में बताया, मुझे याद नहीं है। तो इन सारे फॉर्मूले को भी आप दिमाग में रखिएगा। अब हम आते हैं एक और बेसिक फॉर्मूले पे। तो ये कौन सा हो जाएगा, 3p अपॉन रो, यानी 1 अपॉन अंडर रूट रो के प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी। ठीक, चलिए अगला देखिए, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज। ये चीज आपको याद नहीं आ रही होगी, मैं आपको याद दिला देता हूं, ठीक है, आप याद रखिएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो दी जाती है वो गामा पी बाय रो दी जाती है, ठीक है, जहां गामा वही एडियाबेटिक रेशियो है, एडियाबेटिक पॉइजन रेशियो भी इसको कभी कभी कहते हैं, ठीक है, वही गामा एडियाबेटिक पॉइजन रेशियो सीपी अपॉन सीबी है, ठीक है, और ये पी बाई रो जो है वो प्रेशर और डेंसिटी है रेस्पेक्टिवली। और जो आपका वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होगा सेम टेम्परेचर पर, 3p बाई रो, ठीक है। तो ये रेशियो क्या आएगा, ये रेशियो आएगा v ऑफ साउंड और v ऑफ गैस कर दें तो आ जाएगा अंडर रूट गामा अपॉन 3, तो ये आएगा, ठीक, यहां अंडर रूट लगा दीजिए। ये रेशियो आएगा अंडर रूट गामा अपॉन 3। इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको अपने ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो एक और चीज आता है, द प्रोपगेशन ऑफ वेलोसिटी इन एयर इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस। आप मान लीजिए हम बोल रहे हैं, तो हमारे बोलने से जो एयर है वो चल रहा है, ठीक, साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो साउंड जो प्रोपगेट कर रहा है एयर में, ये किस तरह का प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है या एडियाबेटिक है। तो ये गामा आ जाता है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जो आप बैंक अरे जहां पे भी फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स आती है वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछता है। तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, गामा पी बाई रो, याद रहेगा। चलिए अगला देख लीजिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन इज। हमने सिर्फ करेक्ट फॉर्म बोला है, पर हम इससे सब कुछ देखेंगे कि क्या क्या होता है। क्लासियस-क्लैपेरॉन का बॉइलिंग के लिए करेक्ट फॉर्म होता है dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू L अपॉन T V2 माइनस V1, जहां V2 क्या है, V2 वेपर का वॉल्यूम, और V1 क्या है, V1 जो है आपका मेल्टेड फॉर्म का या लिक्विड फॉर्म का वॉल्यूम, ठीक है। यही तो आपका क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है। पर ये इक्वेशन बताता क्या है, ये इक्वेशन बताता है चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर। आप अगर प्रेशर बदलेंगे तो टेम्परेचर किस तरीके से बदलेगा, ठीक है, ये आपका बताता है। यही सबसे बेसिक चीजों को भी बताता है, जैसे कि एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन हम लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पहाड़ों पर दाल क्यों देर से गलती है, तो ये बता दिया गया था, पर हमको इसका जस्टिफिकेशन क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में मिलता है, ठीक है। आइए जरा देखते हैं क्या क्या बातें हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जरा देखिए जब भी आप किसी लिक्विड को वेपर में बदलेंगे, जैसे पानी ही ले लीजिए, तो लिक्विड को आप जैसे ही वेपर में बदलिएगा, वेपर का वॉल्यूम लिक्विड के वॉल्यूम से हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। जो एक ग्राम या 1 लीटर क्या कहते हैं, वो जब गर्म करते हैं पानी, तो वो 2000 गुना एक्सपेंड कर जाता है, 1600 या 2000 गुना एक्सपेंड कर जाता है, ठीक। तो वॉल्यूम जो होता है वेपर का हमेशा लिक्विड से ज्यादा होगा, ठीक। तो इसका मतलब V2 माइनस V1 जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 0 है। लेटेंट हीट और टेम्परेचर ये भी दोनों ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी है, क्योंकि टेम्परेचर जो है आपका, आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर रखते हैं, लेटेंट हीट कोई हीट ही है, वो भी पॉजिटिव होती है। यानी कि अगर आप लेते हैं लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन, किसी भी मटेरियल के लिए
लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन के लिए ये क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो, यानी dp अपॉन dt हमेशा जीरो से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। इसके पॉजिटिव होने का मतलब कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर कम करेंगे तो टेम्परेचर भी कम होगा। मतलब क्या हुआ कि जब आप प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो टेम्परेचर, ये कौन सा है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है कुकर। जब आप नॉर्मल प्रेशर पे पकाते हैं खाना, ठीक है, नॉर्मल प्रेशर पे खाना पकाते हैं तो क्या होता है, खाना पकने में लगती है देरी। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया हॉकिंस का कुकर। ठीक, अब कुकर से क्या हुआ, कुकर में हमने ऊपर से एक प्रेशर लगा दिया, ये प्रेशर ढक्कन वाला प्रेशर नहीं। जब हम कुकर में कोई सामान रखे उसमें निकलने के लिए एक लिमिटेड प्रेशर चाहिए, तभी उसका वो सीटी खुलेगा और उसमें से वेपर निकलेगा। यानी जब पानी गर्म हो रहा है, पानी उसके अंदर गर्म हो रहा है तो उसका वेपर बन रहा है और इस वेपर का प्रेशर आ रहा है, जिसको वेपर प्रेशर भी कहते हैं। यानी कि अगर पानी इतना आपने भर दिया और इसको आप गर्म कर रहे हैं तो इस पानी का जो भाप बनेगा, उस भाप के द्वारा आने वाले फिर से जो वेपर आएगी उसके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है। ये प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया, यानी कि प्रेशर इंक्रीज कर गया, तो टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। कौन सा टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर। तो जो पानी अभी 100 डिग्री पर गर्म हो रहा था और थोड़ा बहुत वेपर निकाला था, वो पानी अब 120 130 डिग्री पर बॉयल करेगा। और जब पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो पानी की स्पेसिफिक हीट भी बढ़ जाएगी, यानी कितने हीट पर वो बॉयल कर रहा है, ठीक, वो लेटेंट हीट भी बढ़ गई। ठीक, इसका मतलब अब पानी के अंदर कितना टेम्परेचर कंटेन हो सकता है, 120 डिग्री। उसके बाद पानी का मॉलिक्यूल छोड़कर ऊपर जाएगा। अब आप 100 डिग्री पर दाल पकाना चाहते हैं कि 120 पर, ऑब्वियसली 120 पर पकाएंगे तो जल्दी पक जाएगा। बस यही बात है कि कुकर में आपने रख दिया दाल और 120 पर पका रहे हैं तो जल्दी पक जा रहा है। बात क्लियर हो गई, ये रीजन होता है। लेकिन जब आप मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, मेल्टिंग के लिए, यानी कि जब आप सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। नॉर्मल जब आप सॉलिड से लिक्विड जाते हैं किसी के लिए, जैसे आपने एल्यूमिनियम को गलाया, आपने आयरन को गलाया, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है, लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है। ठीक, तो उस केस में आप सेम टू सेम ये कंडीशन अपना सकते हैं, यानी कि जब सॉलिड का वॉल्यूम V1 है, लिक्विड का वॉल्यूम V2 है और V2 ग्रेटर देन V1 है, तो dp/dt पॉजिटिव आएगा और सेम एक्सप्लेनेशन लगेगा। यानी कि जब आप प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि मान लीजिए आप चॉकलेट लिए, चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट, 1 किलो चॉकलेट लेकर आप एक पतीले में गर्म करना चाहते हैं। एक आपका पतीला है, इसमें चॉकलेट आप गर्म करना चाहते हैं, ठीक है। अब चॉकलेट में जो लिक्विड चॉकलेट का वॉल्यूम है वो सॉलिड चॉकलेट से ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, आप उसके ऊपर पतीले में अब आप लगा दे रहे हैं प्रेशर, ठीक, तो चॉकलेट जब गर्म होगा, आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर भी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो जो चॉकलेट 10 डिग्री पर ही पिघल जाता था, वो चॉकलेट अब कब पिघलेगा, 20 डिग्री पर पिघलेगा। क्लियर है। इसीलिए जब आप चॉकलेट रखते हैं तो उसको क्या करते हैं, एक सील बंद डब्बे में रखते हैं, उस पे थोड़ा सा हवा भर के उसको सील टाइट करते हैं, क्योंकि अगर हवा निकाल दिया गया तो भी जो 1-2 डिग्री का आपको फर्क मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया। एक और जैसे है, मान लीजिए आप एल्यूमिनियम गलाना चाहते हैं, तो एल्यूमिनियम मान लीजिए 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलता था, पर अब आप एल्यूमिनियम को ओपन करके नहीं, बंद करके किसी चैम्बर में गला रहे हैं, तो एल्यूमिनियम गलने में कितना लेगा, वो 1200 से 1300 1400 डिग्री सेंटीग्रेड ले सकता है। बात क्लियर हुई। तो ये दोनों कॉन्सिक्वेंसेस तो सेम है, लेकिन कुछ बहुत बुद्धिमान
मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि पानी, बिस्मथ, ये सारे मटेरियल ऐसे हैं जिसमें सॉलिड का वॉल्यूम जो होता है, जैसे पानी ले लें, वाटर, तो सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता है लिक्विड के वॉल्यूम से। ठीक, सॉलिड का वॉल्यूम लिक्विड के वॉल्यूम से ज्यादा होता है, तो उसके लिए dp/dt लेस देन 0 यानी नेगेटिव आता है। ठीक है, तो इनको हमेशा याद रखिएगा। पानी के लिए स्पेशली पूछ देता है, बिस्मथ वगैरह तो नहीं पूछता, पानी के लिए पूछ देता है कि मेल्टिंग करेंगे तो क्या होगा। तो पानी के लिए याद रखिए कि अगर पानी के लिए प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, प्रेशर घटाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। ये रिलेशन फॉलो होगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखने का एक तरीका है, आप जब आप बर्फ बनाते हैं, तो बर्फ को अगर आपको काटना है तो आप कुछ मत कीजिए, आप एक चाकू ले जाके बर्फ पे रख दीजिए और उस चाकू के ऊपर वेट रख दीजिए, प्रेशर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, बर्फ जल्दी जल्दी गलेगी और बिना आपके किसी काम के आपने रख दिया और वो कटता जाएगा, कट के बर्फ अलग हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप सिर्फ प्रेशर लगाकर, धीमे धीमे प्रेशर लगाकर बर्फ को काट सकते हैं। क्यों? जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई किया उस पोर्शन का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया, और डिक्रीज कर गया तो वो जल्दी गल जाएगा, और जल्दी गल जाएगा बर्फ कटने लगेगी। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है इसका। होपफुली आपको क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन और इसके कॉन्सिक्वेंसेस सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया रिवाइज कीजिए, कोई प्रॉब्लम है टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ लीजिए, आप कमेंट करके पूछ लीजिए इसी यूट्यूब पे ही नीचे, या फिर आप मेल कर दीजिए, फेसबुक पर पूछ लीजिए, कहीं पर भी आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। मेरे हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे और भी ज्यादा क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है जो कि हमें कवर करना चाहिए। ठीक, फिर भी पढ़ाई करते रहिए, एक एक पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए, कोई डाउट हो जरूर पूछिए, क्लियर कर लीजिए एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए आज यहीं पर खत्म करते हैं, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।